करिए या मरिए, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, पढ़िए तू बेतरिए या मरिए, चक दे हो चक दे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर क्लास इन आपकी अपनी पाठशाला। होप यू आर डूइंग वेल। यू नो वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर which name is organizing, and today we are going to start a new chapter which name is delegation of authority and decentralization. Delegation of authority and decentralization is a part of organizing. I have already told you that the organizing is the most important chapter according to the exam point of view. It contains 6 and 7 marks in the exam, and delegation of authority and decentralization is also a part of organizing. So it's the most important concept. It's a part of the organizing and most important concept according to the organizing base. बेटा ये most important concept है, organizing का base के ऊपर depend है हमारा ये। बेटा हमने डिस्कस किया था कि organizing का मीनिंग क्या होता है। थोड़ा सा वही रिपीट करते हैं। लास्ट की वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार देख लेना, पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अभी हमने प्लान किया, जैसे पहले जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, उसके अंदर हमने प्लान करना सीखा कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है, ये सब किसके अंदर आता है, प्लानिंग के अंदर आता है। ओके, आफ्टर दैट उसको जब वर्क के अंदर लाया जाता है, बोले तो कि जैसे आपने सोचा ये काम होना चाहिए, बट किसके द्वारा किया जाना चाहिए, इस काम पर कितने पर्सन्स होने चाहिए, ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है किसके अंदर, ऑर्गेनाइजिंग में। ओके, रिपीट कि जब आपने सोचा कि काम किसके द्वारा किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए, कितने वर्कर्स होने चाहिए, कितने एम्प्लॉइज होने चाहिए, कौन कौन सा पर्सन किस पोस्ट पर होना चाहिए, तो ये सब कुछ डिसाइड करना हो क्या आता है, ऑर्गेनाइजिंग। एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाता है, जैसे हमने सोचे हुए काम को एक चार्ट पर प्रिपेयर करना कि इस पोस्ट पर इतने जने होने चाहिए, वो सब कुछ किसके अंदर आएगा, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर है। क्लियर है? ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि डिवीजन ऑफ वर्क होता है, मतलब काम को बांट दिया जाता है, कोऑर्डिनेशन में काम किया जाता है, जितने भी लोग होंगे सभी मिलजुल कर काम करेंगे। और क्या डिस्कस किया था बेटा, ग्रुपिंग एक्टिविटी है, मतलब जितने भी लोग हैं वो एक समूह में काम कर रहे हैं, कोई एक अकेला व्यक्ति काम नहीं कर सकता। ये कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे। और इसके साथ साथ हमने इसका प्रोसेस भी पढ़ा था कि आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद डेलीगेशन कर दिया जाता है, मतलब कामों को सौंप दिया जाता है, ड्यूटीज असाइन कर दी जाती हैं, और फॉलो अप द एक्शन, मतलब काम किया जाता है। ये प्रोसेस हमने डिस्कस किया था, कुछ मेन टॉपिक्स डिस्कस किए थे। उसी के बाद जो हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर। नंबर फर्स्ट था फंक्शनल, नेक्स्ट वन इज द डिविजनल। फंक्शनल के अंदर हमने पढ़ा था कि जब जो प्रोडक्शन है वो एक ही प्रोडक्ट की हो रही है, बोले तो जैसे प्लास्टिक बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक ही बन रहा है, तो उसके अंदर जब डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल डिपार्टमेंट हो गया, इस तरह के जो डिपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे फंक्शनल के अंदर आएगा। और डिविजनल के अंदर क्या आएगा, डिविजनल के अंदर आएगा जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्लास्टिक भी बना रहे हो, साथ में सीमेंट या ब्रिक्स भी बना रहे हो, सीमेंट भी बना रहे हो, दोनों चीजों की प्रोडक्शन चल रही है, और दोनों के जो डिपार्टमेंट है वो अलग अलग है। जैसे सीमेंट का डिपार्टमेंट प्लानिंग, प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग, सब कुछ अलग डिपार्टमेंट, ऐसे ब्रिक्स का डिपार्टमेंट प्लानिंग, प्रोडक्शन, सब कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट, दोनों का जब डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर लिया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हमने पढ़े थे, और आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसके अंदर क्या पढ़ा जाएगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि काम को आगे सौंप देना। जैसे कि आप जितने भी काम देखते हो, जितने भी हेड होते हैं, क्या वो सभी जो मैनेजर हैं वो सारे का सारा काम खुद करते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं,
कुछ मेन पावर्स तो अपने हाथों में रख लेते हैं, लेकिन आगे के जो काम है, जो वर्कर्स के काम है, वो वर्कर्स को दे दिए जाते हैं, एम्प्लॉइज के काम एम्प्लॉइज को दे दिए जाते हैं, उनके ऊपर भी एक हेड बना दिया जाता है। इस तरह से वो क्या बन गया, एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब अपने पावर्स को क्या करना, आगे सौंप देना। क्या लिखते हैं, once a man's job beyond his the personal capacity, his success lies in his ability to multiply himself through the other people। मतलब वो जो उसकी कैपेसिटी है उसको पूर्ण करने के लिए दूसरे पर्सन्स की क्या लेता है, हेल्प लेता है। आफ्टर देन अदर पीपल, डेलीगेशन इज अ कंसेप्ट एज वेल एज अ प्रोसेस। जो डेलीगेशन है वो एक कंसेप्ट के साथ साथ क्या है, एक प्रोसेस भी है। कंसेप्ट और प्रोसेस क्या बनेगा, देखो क्या लिखता है, एज अ कंसेप्ट इट रेफर्स टू द मैनेजर शेयरिंग ऑफ वर्क विद हिज सबऑर्डिनेट्स। जो कंसेप्ट है उसका मतलब क्या है कि जो मैनेजर है वो काम को शेयर करता है, किसके साथ शेयर करता है, सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। जो काम है वो सबऑर्डिनेट के साथ शेयर कर लिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, डेलीगेशन बोला जाता है। इसीलिए एक कंसेप्ट की तरह लिया गया। However, the manager shares of the burden of his work with the subordinates is different from the division of labor। जो काम को शेयर करना है वो क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर से अलग है। जैसे काम को शेयर करने का मतलब क्या है बेटा, पावर्स को भी क्या कर लिया जाता है, शेयर कर लिया जाता है। जैसे आपको एक पहले भी एग्जांपल लेकर बताया गया था कि हम चाहते हैं कि जो हमारी कंपनी की सेल है वो 4 लाख रुपए हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी की सेल 4 लाख रुपए हो जाए। क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम उस एम्प्लॉय को एक भी कोई पावर ना दें, कि हमने कहा कि ना तो आप प्रोडक्ट को डिस्काउंट में बेचोगे, ना प्रोडक्ट की मार्केटिंग करोगे, और ना ही आप प्रोडक्ट को क्रेडिट में बेचोगे, उधार में बेचोगे, कुछ भी उसको पावर नहीं दी, बट ये चाह रहे हैं कि जो हमारी कंपनी की सेल है वो 4 लाख रुपए हो जाए। पॉसिबल होगा ऐसा? नहीं हो पाएगा। कब तक नहीं हो पाएगा? अगर जब तक हम उसको पावर ना दें। पावर मतलब जब तक हम उसको ये नहीं कहते कि आप प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट पे दे सकते हो, आप प्रोडक्ट्स को क्रेडिट पे बेच सकते हो, आप प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, तब जब तक ये पावर उसको नहीं सौंपी जाएगी तब तक हमारे जो मोटिव्स हैं, जब तक हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव हम नहीं कर पाएंगे। सेम लाइन लिखता है कि जो मैनेजर है वो अपने बर्डन को क्या करता है, दूसरे वर्कर्स के साथ शेयर कर लेता है। किस तरह से? डिफरेंट फ्रॉम द डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ कि लेबर्स के बीच में अपने काम को क्या करना, बांटना। आगे क्या लिखता है, इट इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम द रूटीन ऑफ गिविंग ऑर्डर। उससे भी डिफरेंट है। ऑर्डर में तो क्या किया जाता है, डेली का काम सौंप दिया जाता है कि ये काम करना है, ये काम तो सभी को पता है। जैसे एक स्कूल में अकाउंट्स टीचर अवेलेबल है, इंग्लिश टीचर अवेलेबल है, बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, तो हमने वहां पर क्या देखा, सभी को पता है कि इंग्लिश का लेक्चर कब लेना है, फिजिक्स का लेक्चर कब लेना है, अकाउंट्स का लेक्चर कब लेना है, सभी को इस बात की नॉलेज है, किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो डेली का काम हो गया। क्या इसके बीच कोई पावर सौंपी गई? नहीं। फिर एक दिन प्रिंसिपल सर ने कहा कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो हाई आने चाहिए, रिजल्ट्स हाई आने चाहिए, चाहे आप बच्चों को पनिश करो, चाहे आप बच्चों को स्मूथली लो, किसी भी तरह से लो, लेकिन जो हमारे रिजल्ट्स हैं और जो हमारे स्कूल का डिसिप्लिन है वो क्या रहना चाहिए, बना रहना चाहिए। कब पॉसिबल होगा? जब कोई ना कोई पावर हमारे हाथों में होगी। जैसे हमें ये पता चल गया कि जो मोटिव है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, स्केल हाई करना है, मतलब रिजल्ट्स हाई करना है। उसके लिए हम स्टूडेंट्स को क्लास से भी निकाल सकते हैं, पनिश भी कर सकते हैं, किसी भी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ये पावर अगर हमें मिल जाएगी तो हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट्स को अपने अकॉर्डिंग ला सकते हैं। अगर सिर्फ ये कह दिया जाए कि रिजल्ट्स हाई करने हैं लेकिन आपको कोई भी पावर नहीं है, आप ना तो बच्चों को हाथ लगाओगे, ना बच्चों को समझाओगे, आपका काम है सिर्फ पढ़ाना, ये तो हमारा काम ही है, ऑर्डर तो है, ये मतलब डेली रूटीन का ऑर्डर हो गया कि काम करना है क्या, पढ़ाना, बट कोई भी पावर नहीं दी गई कि बच्चों को ना तो आप मोटिवेट करोगे, ना ही बच्चों को मार सकते हो, ना ही प्यार से समझा सकते हो, कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ पढ़ाना है, उसके साथ साथ हमें रिजल्ट्स हाई चाहिए। क्या पॉसिबल होगा? नहीं हो पाएगा। कब हो पाएगा? अगर उसके साथ साथ हमें पावर भी मिल जाए।
तो इसका मतलब क्या हुआ, डेली रूटीन के काम से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ कि कामों को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, जिससे बांटने के साथ साथ पावर्स भी एम्प्लॉय को दे देगा। अब पावर्स दे दी, अब हमें क्या लगेगा कि पावर्स हमारे हाथों में है, तो जो हमारे हेड हैं वो हम पे विश्वास करते हैं, वो हम पे ट्रस्ट करते हैं, जिस कारण से हम अपने काम को और अच्छा करेंगे, और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, और जो रिजल्ट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, बहुत हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है उसके अंदर एम्प्लॉइज को काम सौंप दिया जाता है, जिससे जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं और हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग क्लियर हुआ। अब कहता है कि एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, कौन कौन से तत्व हैं डेलीगेशन के, क्या क्या होते हैं, 3 टाइप्स। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक तो अथॉरिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक अकाउंटेबिलिटी। तीनों डिफर हैं एक दूसरे से। अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ कि पावर, जब एक हेड ने, जब एक प्रिंसिपल ने पावर किसके हाथों में सौंप दी, टीचर के हाथों में सौंप दी। ठीक है, फिर कहता है क्या, अथॉरिटी इज द पावर ऑफ द कमांड others to the act or not to act in a manner deemed by the processor authority to the further enterprises of the departmental purpose। मतलब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पावर क्या कर दी जाती है, सौंप दी जाती है। अब कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उस काम को पूरा करने के लिए जो अधिकार सौंपे गए। फिर क्या कहता है, इज दैट ऑफ विच द व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल और द अकाउंटेबल। जैसे मुझे एक पर्सन ने काम सौंपा कि आपको ये काम करना है, अब वो हेड जवाब किससे मांगेगा, जिसको काम सौंपा गया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, मेरी बनती है। आगे लिखता है अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही, कि जवाबदेही किससे मांगी जाएगी, जिसको काम सौंपा गया है। क्या लिखता है, अकाउंटेबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सरसाइज अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड द एस्टैब्लिश्ड। मतलब इन दोनों से डिफर है और जवाबदेही मांगी जाती है। किस तरह से, देखो जैसे ये ए, बी और सी। अब ए को काम करवाना है किससे, बी से। ए ने अथॉरिटी दे दी बी को कि आपको काम करना है, आप आगे चाहे किसी से करवाओ, लेकिन हम जो जवाब है वो किससे मांगेंगे, आपसे मांगेंगे। बी उस काम को पूरा अकेला नहीं कर सकता था। बी ने अपने नीचे पर्सन्स रख लिए, सी डी ई। बी ने वो कामों को सी डी ई में बांट दिया। अब बाय चांस सी डी ई से कोई गलती होगी, सी डी से कोई गलती हो गई, तो वो गलती किसके, ए को जवाब दे देंगे सी डी ई। क्या सी डी ई ए को जवाब दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ए को जवाब कौन देगा, बी देगा। क्यों, क्योंकि बी को क्या मिली हुई है, अथॉरिटी मिली हुई है, और बी ही क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा उस काम को पूरा करने के लिए। अब काम किसको सौंपा गया था, बी को। अगर बी को काम सौंपा गया था तो बी किससे जवाब मांग सकता है, सी डी ई से जवाब मांग सकता है, लेकिन जो ए है वो किससे जवाब मांगेगा, बी से जवाब मांगेगा। ठीक है, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ, अथॉरिटी तो जो पावर है, और पावर के साथ साथ उस काम को करने के अधिकार जब दे दिए जाते हैं, तो वो पर्सन उस चीज का क्या बन जाता है, रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। कहता है कि काम को पूरा करने के लिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चलती है, साथ साथ चलती है। अगर आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, अगर वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हो, तो आपको अपने कामों को पूरा करने के लिए अथॉरिटी के साथ साथ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जानी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अधिकार भी दिए जाने चाहिए, पावर भी दी जानी चाहिए। जैसे अधिकार तो हमने दे दिया बेटा कि आपको ये काम करना है, ऑर्डर दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन काम करने के साथ साथ उसको पावर भी दी जानी चाहिए कि आप इस काम को इन तरीकों से कर सकते हो, अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए। ठीक है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर आल्सो अ पार्ट ऑफ
Principle of management, there are the 14 principle of management, and authority and responsibility is also part of principle of management. 14 प्रिंसिपल पढ़े थे, उसमें से एक पार्ट था हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। वहां पे भी हमने यही डिस्कस किया था कि जो अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी है वो दोनों साथ साथ चलते हैं। कोई एक अकेला व्यक्ति अगर उसको रिस्पांसिबिलिटी दी गई है बट अथॉरिटी नहीं दी तो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए कहता है अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी साथ साथ चलेंगे। और अकाउंटेबिलिटी किसकी बनेगी? जिस पर्सन को हमने वो रिस्पांसिबिलिटी दी है, मतलब जिसको हमने अधिकार दिए थे कि ये काम आपको करना है, वो क्या बन जाएगा? रिस्पांसिबिलिटी, मतलब अकाउंटेबिलिटी उसकी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। आगे देखो, आगे क्या लिखा है? प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह से अथॉरिटीज को सौंपा जाता है? क्या लिखता है? असाइनमेंट टू द टास्क ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, कि सबसे पहले वो टास्क डिसाइड किया जाएगा, असाइन किया जाएगा, जो काम हमने क्या करना है? पूरा करना है, जिसके लिए हमने दूसरे को रिस्पांसिबल ठहराना है। आफ्टर देन कंफर्टमेंट ऑफ द पावर ऑफ द अथॉरिटी। फिर ये देखा जाएगा कि उसके साथ साथ कि कौन-कौन सी पावर उस पर्सन को दी जाए जो हमने काम पूरा करवाना है। सबसे पहले वो पर्सन देखा जाएगा कि किससे काम करवाना है। आफ्टर देन उसको पावर दी जाएगी और फिर उससे क्या मांगी जाएगी? जवाबदेही मांगी जाएगी। मतलब इसको इस तरह से भी लिखा जाता है कि पहले रिस्पांसिबिलिटी चलती है, आफ्टर देन अथॉरिटी चलती है और आफ्टर देन अकाउंटेबिलिटी चलती है। क्लियर है? रिस्पांसिबिलिटी मतलब कि पहले ये देखा जाएगा, पहले प्रिंसिपल सर ये चेक करेंगे कि काम किस टीचर के द्वारा किया जाना है। आफ्टर देन उस टीचर को काम पूरा करने के लिए हमें क्या-क्या अथॉरिटी देनी है। ठीक है, अथॉरिटी के साथ साथ फिर हम उससे क्या मांग सकते हैं? जवाब मांग सकते हैं। ठीक है, जैसे अब ये बोला गया कि जो आपने इंटरनल असेसमेंट लगानी है वो 50% स्टूडेंट की क्या लगानी है? फुल लगानी है। मतलब पहले तो क्या दे दी? रिस्पांसिबिलिटी दे दी कि आपने असेसमेंट लगानी है। फिर पावर दे रही है क्या? कि आपने 50% स्टूडेंट्स की असेसमेंट क्या लगानी है? फुल लगानी है। फिर उसके बाद फिर मेरे से कोई गलती होगी, मैं बाय चांस 40% स्टूडेंट्स की फुल लगा बैठा और 60 की कम लगा बैठा, मतलब कुछ इंटेलिजेंट बच्चे थे उनकी फुल नहीं लग पाई, तो फिर अकाउंटेबिलिटी किसकी बनेगी? मेरी बनेगी। जवाब किससे मांगा जाएगा? मुझसे मांगा जाएगा। तो जो प्रोसेस है वो इस तरह से चलेगा। सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटी देखी जाएगी कि किसको रिस्पांसिबिलिटी देनी है। आफ्टर देन अथॉरिटी दी जाएगी, उस काम को पूरा करने की पावर दी जाएगी। एंड लास्ट वन इज अकाउंटेबिलिटी। अगर काम पूरा नहीं होता तो उससे क्या मांगी जाएगी? जवाबदेही मांगी जाएगी, अकाउंटेबिलिटी मांगी जाएगी। क्लियर है? तो ये हमारा प्रोसेस है, छोटा सा है, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं कि किस तरह से प्रोसेस चलता है ऑप्शनल क्वेश्चन में। आगे देखो, इंपॉर्टेंस दे रखी है हमें क्या? सबसे पहले लिखते हैं क्या? इफेक्टिव मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है वो क्या हो जाएगी? इफेक्टिव हो जाएगी। किस तरह से? अगर आप एक एम्प्लॉय हो, कहीं पर काम कर रहे हो और आपको ये कहा जाता है कि आपने ये काम पूरा करना है, आपको सब कुछ सिखा दिया और आपको उसके साथ ये नहीं कहा कि आप अपनी सलाह दे सकते हो बीच में, आपसे कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई आपकी सलाह नहीं ले रहा, आप सिर्फ काम करे जा रहे हो। आप क्या सोचोगे कि मेरी तो कोई सुनता नहीं है, क्यों ना मैं इस काम को छोड़ ही दूं, मेरी तो कोई पावर ही नहीं है मेरे पास, मैं तो एक नौकर की तरह ट्रीट किया जा रहा हूं यहाँ पर, तो मुझे ये काम पसंद नहीं, आप उस काम को छोड़ दोगे। सेम कहता है कि अगर एक एम्प्लॉय को पावर नहीं दी जाएगी तो वो क्या होगा? वहां पर मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं होगी हमारी।
जैसे जितने पर्सन्स होंगे उतना दिमाग यूज होगा और उतने हमारे पास क्या आएंगे, आइडियाज आएंगे। बट अगर सिर्फ मैनेजर ये सोच रहा है कि मैंने ही अपने काम खुद करने हैं, मुझे एम्प्लॉय से कोई लेना देना नहीं है, तो जो हमारी मैनेजमेंट है वो क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी, मतलब काम को पूरा नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से इफेक्टिव मैनेजमेंट वहां पर काम नहीं आएगी। आफ्टर देन एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, एम्प्लॉय भी डेवलप होंगे, नए नए आइडियाज आएंगे और अगर हम उनको फॉलो करते हैं, हमारी कंपनी उनको फॉलो करेगी, तो जो पर्सन्स हैं वो क्या देखेंगे कि हमारे आइडियाज को फॉलो किया जा रहा है, वो काम को और बेटर ढंग से करना चाहिए। आफ्टर दैट मोटिवेशंस ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज को क्या किया जाएगा, मोटिवेट होंगे वो सेल्फ। आफ्टर दैट बेटर कोऑर्डिनेशन, उन एम्प्लॉयज में क्या बनेगा, समन्वय की भावना, वो सभी मिलजुल कर काम करेंगे, उन्हें लगेगा कि ये हमें अपनी फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं, हमारे आइडियाज को सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें समझ रहे हैं, हमारी फैमिली की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो वो जो पर्सन्स हैं वो मिलजुल कर काम करेंगे और अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। आफ्टर देन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, इससे क्या मिलेगी हमें, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। ठीक है, किस तरह से होगी कि अगर हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं तो वो अपने काम को बेटर ढंग से करेंगे और बेटर ढंग से करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, ग्रोथ होगी। क्यों, क्योंकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट यहाँ तक के रिवीजन मारते हैं एक बार फटाफट। सबसे पहले डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर क्या पढ़ा कि कामों को आगे सौंप दिया जाता है जिससे कि जवाबदेही बन सके और उसके साथ साथ हम अपने एम्प्लॉइज को सेटिस्फाई कर सकें और हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। आफ्टर दैट अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का क्या मतलब है, अथॉरिटी का मतलब है कि सबसे पहले पावर के साथ साथ पावर सौंप दी जाती है किसी काम को पूरा करने के लिए। आफ्टर दैट रिस्पांसिबिलिटी, मतलब चेक किया जाता है किस पर्सन को रिस्पांसिबल ठहराया जाए। अकाउंटेबिलिटी, जिस पर्सन को काम दिया गया है उससे क्या मांगी जाती है, जवाबदेही मांगी जाती है कि काम पूरा क्यों नहीं हुआ, काम बेटर क्यों नहीं हुआ, जैसे हमने बोला था उतनी यूनिट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं की गई, इस तरह से। फिर क्या है प्रोसेस, प्रोसेस के अंदर क्या होगा, सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटी दी जाएगी, आफ्टर देन अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी, आफ्टर देन अकाउंटेबिलिटी। मतलब सबसे पहले देखा जाएगा कि कौन पर्सन हमारे इस काम को कर सकता है, फिर उसके साथ साथ क्या दिया जाएगा, अथॉरिटी, मतलब काम को पूरा करने की पावर, और आफ्टर देन क्या दी जाएगी, अकाउंटेबिलिटी। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इससे रिलेटेड जानकारी दी जाएगी। ठीक है, फिर लिखते हैं क्या, इंपॉर्टेंस, इफेक्टिव मैनेजमेंट रहेगी, क्यों, एम्प्लॉय सेटिस्फाई हैं, वो फर्म को और अच्छा डेवलप करेंगे। एम्प्लॉय डेवलप होंगे क्योंकि उनके आइडियाज को फॉलो किया जा रहा है, नए नए आइडियाज को, वो सेल्फ मोटिवेट होंगे, काम को बहुत बेटर ढंग से करेंगे। कोऑर्डिनेशन आएगा वहां पर, क्यों, क्योंकि सभी मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, अगर मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, फिर आगे क्या लिखता है, डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जब पावर को अपने पास रख लिया जाता है, आगे नहीं सौंपा जाता, वो सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है जब पावर्स को एम्प्लॉइज में सौंप दिया जाता है, वो हमारा क्या बन जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन बन जाता है। सर ये भी तो यही है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी यही है, डिसेंट्रलाइजेशन भी यही है। बेटा वाइड स्कोप है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का, इसके बीच में डिफरेंस भी शो करेंगे आपको वीडियो के अंदर। क्या लिखते हैं देखो, डिसेंट्रलाइजेशन, एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज इन द इंपॉर्टेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। वो सभी चीजें जो सबऑर्डिनेट्स की इंपॉर्टेंस को क्या कर रही हैं, बढ़ावा दिलवा रही हैं, वो सभी काम जो सबऑर्डिनेट्स की इंपॉर्टेंस को बढ़ावा दिलवाते हैं, इज अ डिसेंट्रलाइजेशन। उसको क्या बोला जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। एंड एवरीथिंग व्हिच गोज टू रिड्यूस इट्स सेंट्रलाइजेशन, और हर वो चीज, हर वो एक्टिविटी जो इस चीज को कम करती है, वो क्या कहलाती है, सेंट्रलाइजेशन। मतलब अगर एम्प्लॉइज से काम करवाया जा रहा है, एम्प्लॉइज के आइडियाज को फॉलो किया जा रहा है, उन्हें समझा जा रहा है, नए नए आइडियाज लिए जा रहे हैं, दैट्स अ डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर एम्प्लॉइज की भावनाओं की कोई कदर नहीं की जा रही, तो वो क्या बन जाएगा, सेंट्रलाइजेशन बन जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लो। फिर एक डिफरेंस भी लेके आएंगे और उसके साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस भी लेके आएंगे।
तो देखो बच्चों, डिसेंट्रलाइजेशन से इंपॉर्टेंट और डिफरेंस वगैरह भी लेके आए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन गारंटी से पूछा जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंस या डिफरेंस में से। तो अच्छे से पढ़ लेना इसको, बुक में से भी और यहाँ से भी समझ लो। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हम यही पढ़ के आए कि पावर को क्या करना, आगे सौंप देना। जैसे कहते हैं एवरीथिंग दैट इज गोज टू इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट्स, मतलब सबऑर्डिनेट्स को जहां पर बढ़ावा मिल रहा है वो क्या बन जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर उनको पावर नहीं सौंपी जा रही तो वो क्या बन जाएगा, सेंट्रलाइजेशन। इंपॉर्टेंस क्या लिखता है, डेवलप्स द इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स, इनिशिएट होंगे वो किस तरह से, टाइम टू टाइम मोटिवेट होते रहेंगे कि उन्हें पावर दी गई है काम को पूरा करने की। डेवलप्स द मैनेजरियल टैलेंट, उनके बारे में भी पता चलता रहेगा हमें टाइम टू टाइम। अगर ऐसा कुछ होए ना कि पावर एम्प्लॉइज को सौंपी ना जाए तो हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा एम्प्लॉय में। तो अगर पावर सौंपी जा रही है तो हम उनके आइडियाज को सुन रहे हैं, नए नए टैलेंट हमारे सामने आ रहे हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, काम एक तो अकेला व्यक्ति करे, एक सारे एम्प्लॉय मिलके करे। किसमें जल्दी होगा, जब सभी मिलके करेंगे तो जो हमारे डिसीजन है वो भी क्या होंगे, बहुत जल्दी बनाए जा सकते हैं। बेटर कंट्रोल, वो खुद ही काम कर रहे हैं तो कंट्रोल अपने आप मार्केट में बना रहेगा, फॉर्म में अपने आप बना रहेगा। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंस है क्या क्या, कि सबऑर्डिनेट इनिशिएट होंगे, टाइम टू टाइम टैलेंट उनमें इंक्रीज होगा, जो डिसीजन है वो जल्दी लिए जा सकते हैं और कंट्रोल क्या रहेगा, मार्केट में बना रहेगा। आफ्टर दैट डिफरेंस बताया गया कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो क्या है, नैरो स्कोप की है, मतलब उसके अंदर कम डिसीजन पाया जाता है, पुराने ऐसे होता था। और ये क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन वाइड स्कोप। डेलीगेशन पर्पस इज रिडक्शन इन द वर्कलोड ऑफ एन ऑफिसर, कि वर्कलोड क्या करना, कम करना, किसका, ऑफिसर का। जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसलिए की जाती है कि उसका बर्डन जो क्या हो जाए, कम हो जाए। बाकी सारा बर्डन किसके ऊपर आ जाएगा, एम्प्लॉइज के ऊपर। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस होता है कि एम्प्लॉइज की ग्रोथ करना, जिससे हम उनके बारे में जान सकें, उनके टैलेंट को समझ सकें और वो जिससे हमारी फर्म में क्या बना रहे, कंट्रोल बना रहे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अच्छे से पढ़ लेना, रीड कर लेना, कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लेना। केस स्टडी इसी के साथ आपको फोटो अटैच कर दी जाएगी, वो ट्राई कर लेना, कोई कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। क्लियर है, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। घर पे रहो, स्वस्थ रहो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहो। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।